नाज़रीन खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में मिलिटेंट घुसे एक घर में, मालिक मकान को बनाए यरगमान। वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद मनमोहन के पास थे कलील इख्तियारात। साबिक कोयला सेक्रेटरी पीसी पारेख का इंकशाफ। कांग्रेस ने कहा सियासी साजिश। बनारस से इंतखाबी मैदान में उतरने की ख्वाहिश का कभी नहीं किया इजहार। प्रियंका गांधी का बयान। मुल्क में मोदी की कोई लहर नहीं, गुजरात मॉडल को मुल्क में नाफिज करना गैर माकूल। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का बयान। केजरीवाल के बाद आपके दीगर लीडरों पर हमले। नालंदा से उम्मीदवार प्रणव प्रकाश और शाजिया इल्मी बने निशाना। और केजरीवाल के नक्सलियों और बास कॉर्पोरेट घरानों से ताल्लुकात। केजरीवाल के साथी मकसूदुल हसन ने लगाया इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के साबिक मुशीर संजय बारू के बाद अब वज़ारत कोयला में सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रहे पीसी पारेख ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को शर्मिंदा किया है। पीसी पारेख ने अपनी एक किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर कोलगेट्स एंड अदर ट्रूथ्स में लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी हुकूमत की क़यादत कर रहे थे जिसमें उन्हें कलील सियासी इख्तियारात हासिल थे। साबिक कोयला सेक्रेटरी की किताब कल मंजर आम पर आने वाली है। वाज़ेह है कि पीसी पारेख ने मुबैना तौर पर एक बीजेपी रुकने पार्लियामान की तरफ से उनकी तौहीन किए जाने के बाद दिसंबर 2005 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने साबिक कोयला सेक्रेटरी पीसी पारेख की किताब के इजरा के वक्त पर सवाल उठाए हैं और उसे वज़ीर-ए-आज़म और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। ये है कि ये कौन सा मौका है बुक लॉन्च करने का। इससे एक रोज पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के फॉर्मर प्रेस एडवाइजर जो 6 साल पहले नौकरी छोड़ के जा चुके थे, उनकी किताब आती है। उनको 6 साल लगे किताब लाने में और वो भी इलेक्शन के बिल्कुल दरमियान में। और अब पारेख साहब की किताब आ रही है, वो भी इलेक्शन के दौरान में। ये चक्कर क्या है? ये कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या? मुझे मालूम है उस किताब के अंदर क्या होना होगा और पारेख साहब की किताब में क्या होगा। और इससे पहले जो किताब आई है उसके अंदर क्या था। उसके 2 ही मकसद थे, प्राइम मिनिस्टर को ये दिखाना, टारगेट करना और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी के दरमियान हुई खतो किताबत एक बार फिर खबरों में है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इस खतो किताबत को मंजर आम पर लाने के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी की राय तलब की है। वजीर आजम के दफ्तर ने गुजरात हुकूमत से सन 2002 के फसादात के दौरान मोदी और पीएमओ के दरमियान हुई खतो किताबत को मंजर आम पर लाने से कबल मोदी और गुजरात हुकूमत से इजाजत तलब की है। एक आरटीआई कारकुन ने वजीर आजम के दफ्तर से गुजरात फसादात के दौरान उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के दरमियान हुई खतो किताबत की नकल फराहम करने की अपील की है। आरटीआई कारकुन ने 27 फरवरी 2002 और 30 अप्रैल 2002 के दरमियान गुजरात हुकूमत और पीएमओ के दरमियान हुई खतो किताबत की तफसीलात तलब की हैं। पीएमओ यानी वजीर आजम के दफ्तर के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर SE रिजवी ने पहले तो आरटीआई की दफा 81H का हवाला देते हुए तफसीलात फराहम करने से इनकार किया था। दफ्तर वजीर आजम के इंफॉर्मेशन ऑफिसर के इनकार के बाद आरटीआई कारकुन ने पीएमओ के डायरेक्टर कृष्णन कुमार का दरवाजा खटखटाया। अर्जी गुजार का कहना है कि पीएमओ के इंफॉर्मेशन अफसर इत्तलात फराहम करने से इनकार का मुनासिब जवाब पेश नहीं कर रहे हैं। अर्जी गुजार का यह भी कहना है कि चूंकि मामला 11 बरस पुराना है, इसलिए इससे तहकीकाती अमल के मुतासिर होने का इम्कान नहीं है। अर्जी गुजार की दरखास्त के बाद पीएमओ के डायरेक्टर कृष्णन कुमार ने पीएमओ के इंफॉर्मेशन अफसर रिजवी को एक मकतूब रवाना करते हुए आरटीआई कारकुन को 15 दिनों के अंदर जवाब फराहम करने की हिदायत दी। पीएमओ के डायरेक्टर के मकतूब के जवाब में पीएमओ के इंफॉर्मेशन अफसर ने अर्जी गुजार से मोहलत तलब की है। इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिजवी ने आरटीआई एक्ट की दफा 11A का हवाला देते हुए कहा है, इस मामले पर गुजरात हुकूमत और मोदी की राय तलब की गई है और तीसरे फरीक की राय जानने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई की दफा 11 के तहत तीसरे फरीक की राय दरखास्त दाखिल किए जाने के सिर्फ 5 दिनों के अंदर लेनी होती है।
تاہم دفتر وزیر اعظم کے انفارمیشن افسر نے گجرات حکومت کو مہلت کے تعلق سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ایک جانب بی جے پی کا کہنا ہے کہ ملک میں مودی کی لہر ہے، اس لیے اب کی بار مودی سرکار کا نعرہ دیا گیا، مگر وہیں دوسری طرف پارٹی کے ہی سینئر لیڈر مرلی منوہر جوشی کا کہنا ہے کہ ملک میں مودی کی کوئی لہر نہیں ہے اور گجرات کا ترقیاتی ماڈل ملک کی ہر ریاست میں لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چناؤ میں نے بہت دقت سے دیکھا ہے، بڑا گجب کا چناؤ ہے یہ۔ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جانب جہاں بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی گجرات کے ترقیاتی ماڈل کی تشہیر میں مصروف رہیں اور اپنی ریلیوں میں بار بار گجرات کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب بی جے پی کے سینئر لیڈر مرلی منوہر جوشی نے اتوار کے روز کہا کہ گجرات کا ترقیاتی ماڈل ہر ریاست میں لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جوشی نے کہا کہ ملک میں مودی کی کوئی لہر نہیں ہے، وہ تو پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اس لیے کوئی شخصی یا ذاتی لہر نہیں بلکہ پارٹی کی جانب سے نمائندگی دیے جانے کی لہر ہے۔ جوشی نے مزید کہا کہ پارٹی سے جسونت سنگھ کی برخاستگی کو ٹالا جا سکتا تھا۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جوشی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب جوشی اور مودی کے اختلافات سامنے آئے ہوں۔ ذرائع کے مطابق جوشی اور مودی کے بیچ اختلافات کی وجہ سے ہی بی جے پی کے منشور کے اجرا میں تاخیر ہوئی۔ اس کے علاوہ جوشی نے بنارس کی سیٹ مودی کو بادرِ ناخواستہ دی۔ وہ خود بنارس سے لڑنا چاہتے تھے مگر پارٹی کے فیصلے کے آگے انہیں جھکنا پڑا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور کانپور سے وہ اس لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ پارٹی نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ پارٹی کے دو بڑے لیڈروں کے بیچ اختلافات سے صاف ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ مرلی منوہر جوشی کے بیان پر کانگریس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اس وقت داخلی خلفشار سے دوچار ہے اور مودی کو اس قدر اہمیت دی جا رہی ہے کہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں کو حاشیے پر ہی ڈال دیا گیا ہے۔ جی، بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈر ہیں اور جس طرح سے مودی کو نام لے کر کے پوری بھارتی جنتا پارٹی کو ختم کر دیا گیا ہے، کنارے لگا دیا گیا ہے اور سارے سینئر لیڈرز کو تقریباً گھر بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن لگتا نہیں کہ جوشی کے اس بیان سے بی جے پی کی اندرونی کلہ جو ہے ان کے سامنے آئی ہے۔ یہ لگتا کیا ہے؟ یہ تو بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، آج سے نہیں دکھا رہا، بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ مودی جی کے خلاف کم سے کم اڈوانی جی 3 بار میدان میں اتر چکے ہیں۔ ادھر رکن پارلیمنٹ محمد ادیب کا بھی کہنا ہے کہ ملک میں بی جے پی کی لہر کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور آسام کے وزیر اعلیٰ ترون گوگوئی نے بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کی ازدواجی زندگی پر تیکھا حملہ کیا ہے۔ گوگوئی نے بیان دیا ہے کہ نریندر مودی کی اہلیہ جشودا بین قربانی اور درد کی مثال ہے، اس لیے انہیں بھارت رتن سے سرفراز کیا جانا چاہیے۔ ترون گوگوئی نے مزید کہا کہ جشودا بین کی قربانیوں کے لیے وہ انہیں سلام کرتے ہیں اور اگلے کچھ دنوں میں وہ مرکز کو خط لکھیں گے جس میں جشودا بین کو بھارت رتن دینے کی سفارش کریں گے۔ وہیں این ڈی اے کی اتحادی جماعت شیو سینا نے مودی کی ازدواجی زندگی پر کانگریس کے حملوں کی نکتہ چینی کی ہے۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا کے اداریہ میں مودی کی ازدواجی زندگی پر بحث کو دھیان بھٹکانے والی اور بے سود قرار دیا گیا۔ اداریہ کے مطابق مودی کی ازدواجی زندگی پر بحث سے نہ ملک میں مہنگائی کم ہوگی اور نہ ہی یہ بحث ملک کے مفاد میں ہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا۔ بریک کے بعد بلٹن میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کی بیٹی اور امیٹھی اور رائے بریلی سے پارٹی کی اسٹار کیمپینر پرینکا گاندھی نے ان کے ذریعے بنارس انتخابی میدان میں اترنے کی خواہش کا اظہار کیے جانے کی خبر کی
تردید کی ہے۔ واضح ہے کہ ایک انگریزی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ پرینکا نے نریندر مودی کے خلاف بنارس سے انتخاب لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انگریزی نیوز چینل CNN کو دیے گئے ایک بیان میں پرینکا گاندھی نے وضاحت پیش کر دی کہ ان کے اہل خانہ نے کبھی بھی انہیں انتخاب لڑنے سے نہیں روکا، لیکن وہ صرف رائے بریلی اور امیٹھی میں تشہیری مہم سے ہی خوش ہے۔ کوئی سیاسی حلیف کب سیاسی حریف بن جائے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے بی جے پی اور AIADMK کے بیچ۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر پہلی بار بی جے پی اور AIADMK نے ایک دوسرے پر تیکھا حملہ کیا ہے۔ سیاست میں کون کب دوست بن جائے اور کب دشمن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، اور انتخابات جب قریب ہوں تو دوستی اور دشمنی کے پیمانے بھی اچانک بدل جاتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر پہلی بار بی جے پی اور AIADMK نے ایک دوسرے پر تیکھا حملہ کیا۔ AIADMK کی سپریمو جیلتا نے کاویری واٹر شیئرنگ معاملے پر بی جے پی کی نکتہ چینی کی اور بی جے پی پر غداری کا الزام لگایا۔ کاویری بیلٹ میں کرور کے مقام پر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جیلتا نے کہا کہ جذباتی ایشوز پہ بی جے پی کانگریس سے مختلف نہیں ہے، لیکن جیلتا پر جوابی حملہ کرنے میں نریندر مودی نے ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ مودی نے چنئی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار تمل ناڈو کی سیاست میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ تمل ناڈو کی دو پارٹیاں DMK اور AIADMK لوگوں کے فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنے کے بجائے بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی رہتی ہیں۔ یہ چناؤ صرف ہندوستان کا بھوشیہ بدلنے والے ہیں تو نہیں، یہ چناؤ تمل ناڈو میں بھی ایک نئی آشا اور نیا وشواس لے کر کے آنے والے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمل ناڈو کی راجنیتی DMK اور ADMK اس کے بیچ میں بٹی ہوئی ہے۔ جنتا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور DMK اور ADMK ان کا پولیٹیکل ورلڈ کلچر ایسا ہے، جب DMK پاور میں آتی ہے تو ADMK کو ختم کرنے میں ٹائم خراب کرتے ہیں، ADMK آتا ہے تو DMK کو ختم کرنے میں ٹائم خراب کرتے ہیں۔ یہ 5 سال ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے میں خراب کرتے ہیں، جنتا کی اور دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ بی جے پی اور AIADMK کے ایک دوسرے پر حملے سے تمل ناڈو میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ دراصل 24 اپریل کو تمل ناڈو میں لوک سبھا کے لیے پولنگ ہونی ہے، اور جیلتا کی پوری کوشش ہے کہ 39 لوک سبھا سیٹوں پر AIADMK کا قبضہ ہو تاکہ وہ آئندہ مرکزی حکومت کی تشکیل میں اہم رول ادا کر سکیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اور اب خبر آ رہی ہے سری نگر کے، جہاں کے مضافاتی علاقے احمد نگر میں 2 ملیٹنٹ ایک رہائشی مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے متعلقہ علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے اور احتیاطی اقدامات کے طور پر آس پاس کے مکانوں سے لوگوں کو ہٹا بھی لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے ملیٹنٹوں سے خود سپردگی کرنے کے لیے کہا ہے، تاہم ملیٹنٹوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس دوران دونوں طرف سے فائرنگ کے تبادلے کی بھی اطلاعات ہے۔ ملیٹنٹوں نے مکان کے مالک عبدالماجد رنگریز کو حراست میں لے رکھا ہے، جبکہ عبدالماجد کی اہلیہ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس خبر پر تفصیلی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ سری نگر سے فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہمارے نمائندے شبیر۔ جی شبیر، اس وقت کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ اس وقت یہاں برابر فائرنگ چل رہی ہے جی، وقت سے LPG گرینیڈ سے چلائے جا رہے ہیں مکان، کیونکہ بہت گھنا علاقہ ہے تو شاید یہ مشکل ہوگا کہ عام طور پر جیسے اس مکان کو جس میں ملیٹنٹ اگر آخری کوشش تک وہ نہیں نکلتے ہیں تو عام طور پر اس کو بارود جسم سے اڑایا جاتا ہے، لیکن شاید اس علاقے میں سیکورٹی فورسز ایسا نہ کریں کیونکہ بہت گھنا علاقہ ہے، آس پاس مکان ہے، بہت نزدیک ہے، تو برابر فائرنگ اس وقت بھی چل رہی ہے۔ ہم تقریباً کچھ 400 میٹر دوری پر ہیں، اس وقت اسے آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ ملیٹنٹ ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں 2 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جو
कल ही आपको जैसे पता है कि कल शाम को ही ये शुरू हुआ था इनकाउंटर और फिर रात भर खामोशी रही और सुबह आज फिर फायरिंग हो गई। तो इस वक्त जो हमारे पास इजाज़त हैं, फायरिंग बराबर जारी है। फाइनल असॉल्ट की बात की जा रही है कि अब आखिरी धावा बोला जाए मिलिटेंटों पर, क्योंकि वो मुतवातिर बीच बीच में फायरिंग करे और यहाँ से भी सिक्योरिटी फोर्सेज फायरिंग उन पर बराबर जारी रखे हुए हैं। जी शबीर, ये जानना चाहेंगे कि खबरें ये भी हैं कि मिलिटेंटों ने मकान के मालिक जो है उनको हिरासत में नहीं रखा है, जबकि उनकी अहलिया को छोड़ दिया है। देखिए है ना, इसके बारे में सुबह से इतलात आ रही थी कि 2-3 लोग जो उस मकान के मालिक हैं और उनकी जौजा है वो उस मकान में है, लेकिन अब जो ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ से निकाले गए हैं। अब सिर्फ मिलिटेंट वहाँ पे हैं, इसलिए शायद ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो मकान में ग्रेनेड फेंक सकते हैं। अदरवाइज वो बहुत एहतियात करके अगर वहाँ पे कोई सिविलियन मौजूद होता तो उस सूरत में ग्रेनेड वहाँ पे अंदर फेंकना शायद मुश्किल हो जाता सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। जी शबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहाँ नजर बनाए रखिए, हम अगले बुलेटिन में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शबीर जो कि बता रहे थे कि फिलहाल फायरिंग जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर रखा है और काफी एहतियात करी जा रही है क्योंकि घना इलाका है और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और रजनीकांत की मुलाकात पर क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं। हालांकि रजनीकांत ने इसे एक खैर सगाली मुलाकात करार दिया और मोदी ने भी कहा कि रजनीकांत उनके अच्छे दोस्त हैं। वज़ारत उज़्मा के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत से चेन्नई में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। रजनीकांत ने इस मुलाकात को एक खैर सगाली मुलाकात से ताबीर किया। रजनीकांत ने कहा कि वो मोदी के खैर खां हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को एक अच्छा दोस्त करार दिया। எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது என் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்தாங்க। நான் இங்க வந்த பிறகு நீங்க சென்னையில இருக்கும்போது என் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு டீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன். சென்னையில இருக்காங்க, இங்க வந்திருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருக்குமே தெரியும் लेकिन मोदी और रजनीकांत की मुलाकात पर क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। मोदी और रजनीकांत की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जबकि 24 अप्रैल को तमिलनाडु में लोकसभा की पोलिंग होनी है और तमिलनाडु में बीजेपी ने 6 इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी शायद तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की हिमायत की ख्वाहां है, लेकिन रजनीकांत ने तमाम तर क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत दीगर सियासी पार्टियां मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी रैलियां मुनक्किद कर रही हैं। यूपी के लखीमपुर और शाहजहांपुर में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा मोदी राजस्थान के सीकर में वाक़ लक्ष्मणगढ़ में भी एक रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी महाराष्ट्र के जिला लातूर और शिरडी में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी आज यूपी के मुरादाबाद और आंवला के अलावा राजस्थान के पाओटा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगी। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा के 20 और असेंबली के लिए 139 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों में वजीर बराए कबायली उमूर किश्वर चंद DO, वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल M कलम राजू, मुमलिकती वजीर बराए टेक्सटाइल पनाबाका लक्ष्मैया, मुमलिकती वजीर रेल प्रकाश रेड्डी समेत कई दीगर नाम शामिल हैं। जबकि असेंबली सीटों के उम्मीदवारों में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर बोत्सा सत्यनारायणा और कुछ साबिक रियासती वज़रा के नाम भी शामिल है। वाज़ेह है कि रियासत की तक़सीम के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट है। ये लिस्ट सीमा आंध्रा के लिए जारी की गई है, जहां पर कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। रियासत की तक़सीम की मुखालिफत करते हुए कई मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं।
खबरें और भी हैं वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर मुसलसल हमलों का सिलसिला थमा नहीं कि पार्टी के दीगर लीडरों पर भी नामालूम अफराद ने हमले शुरू कर दिए हैं। बिहार के नालंदा पार्लिमानी हल्के से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रणव प्रकाश ने इल्जाम लगाया है कि तकरीबन 25 अफराद ने उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। प्रणव प्रकाश के मुताबिक वो अपनी कार में सफर कर रहे थे कि कुछ नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी का घेराव किया, उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा और फिर उन्हें बुरी तरह से पीट डाला। प्रकाश को इस हमले में बुरी तरह से चोटें भी आई हैं। इस तरह का एक और हमला पार्टी लीडर शाजिया इल्मी पर भी किया गया। शाजिया मध्य प्रदेश के नीमच में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रही थी। इस दौरान उन पर कुछ नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया। किसी से कम नहीं है। आप तीन पे भी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और बनारस से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल आज बनारस के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक केजरीवाल चुनाव खत्म होने तक बनारस में ही कायम करेंगे। बनारस पार्लिमानी हल्के का इंतखाब आखिरी मरहला यानी 12 मई को है। वाज़ेह है कि केजरीवाल बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ बनारस से इंतखाबी मैदान में है। टीम केजरीवाल के एक रुकन मौलाना मकसूदुल हसन कासमी ने अरविंद केजरीवाल पर गैर जमहूरी होने का इल्जाम आयद किया है। मौलाना कासमी ने अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी को धोखा देने और माव नवाजों से ताल्लुक रखने का इल्जाम आयद किया है। मौलाना का कहना है कि केजरीवाल वकील प्रशांत भूषण और मीरा सान्याल के घोटालों की पर्दापोशी कर रहे हैं। मुल्क के लाखों लोगों की तरह मौलाना मकसूदुल हसन कासमी ने भी अन्ना के हड़ताल के दौरान मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ छिड़ी नई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए टीम अन्ना को ज्वाइन किया था। मौलाना कासमी उन 22 लोगों की टीम के रुकन थे जो केजरीवाल प्रशांत भूषण ने बनाई थी, लेकिन एक इजलास के दौरान वो भौंचक्का रह गए जब अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि वो नक्सलियों से मिलकर आ रहे हैं। आखिर बदउनवानी के खिलाफ मुहिम चला रहे लीडर को नक्सलियों से क्या लेना। मौलाना कासमी के मुताबिक केजरीवाल ने पार्टी को जेबी पार्टी बनाते हुए नेशनल काउंसिल को ही खत्म कर दिया। अब आम आदमी पार्टी सिर्फ खास लोगों की पार्टी बन गई है। एक बार अरविंद जी ने हमसे ये कहा, अरविंद जी के घर पर हम बैठे हुए थे, अरविंद जी ने खुद कहा कि अभी उड़ीसा में नक्सलाइट के लीडर से मिलकर जा रहे हैं। मैंने कहा कि अरविंद जी नक्सलाइट के लीडर से आपका मिलने का मतलब क्या है? तो वो कहने लगे कि मेरा मकसद ये है कि उनके मसाइल को, उनकी मुश्किलात को, उनके प्रॉब्लम को समझो। मैंने इनसे पूछा कि इसका वक्त क्यों मिल रहा है, तो अरविंद जी ने कहा कि मैं सिर्फ उनके हालात पूछने गया था। लेकिन उस दिन मेरे दिल में ये बात चुभी कि इतना बड़ा आदमी नक्सलाइट से मिलने के लिए क्यों गया। मौलाना मकसूदुल हसन कासमी के इल्जामात में दम नजर आता है। आप ही गौर कीजिए, क्या मीडिया को बदउनवान कहने वाले केजरीवाल ने अपनी टीम में कोई मीडिया वालों को शामिल नहीं किया? क्या कॉरपोरेट को बदउनवान कहने वाले केजरीवाल की टीम में सनतकार मीरा सान्याल दूध की धुली होंगी? क्या प्रशांत भूषण के जमीन के घपले को नहीं दबाया गया? एक कॉरपोरेट घराने को अच्छा बताने वाले केजरीवाल को क्या नहीं पता कि इस घराने का नाम मुल्क के सबसे बड़े घोटालों में है? प्रशांत भूषण जी की जो जमीन का घपला है, उस घपले को आपने क्यों दबा दिया? जस्टिस मेहरा की जो रिपोर्ट थी, जो इंक्वायरी सेटअप की गई थी, उसको खत्म क्यों कर दिया? आप ये बताइए, फोर्ड फाउंडेशन से हमारे क्या ताल्लुकात हैं? आप सिर्फ एक पॉलिटिकल और एक कारपोरेट वार में सिर्फ इसलिए लगे हुए हो कि जिससे आपको माइलेज मिले, जिससे आपको शोहरत मिले। सिर्फ आप अंबानी करके दूसरे जो कारपोरेट घराने उनके बारे में आप क्या कह रहे हो? मीरा सान्याल क्यों आ गई? वो भी कारपोरेट घराने की थी। वो एक दिन में ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मौलाना कासमी के मुताबिक जब आप पार्टी के लीडरों को अकलियती आबादी वाले इलाकों में नहीं घुसने दिया जाता था, तो आपने भी दूसरी सियासी पार्टियों की तरह मौलाना जैसे लीडरों को आगे किया। लेकिन सन 1984 के सिख फसादात की जांच के लिए SIT बनाने का हुक्म देने वाले केजरीवाल ने आखिर बटला हाउस के मामले में क्यों जबान बंद रखी? क्या केजरीवाल मुल्क के अवाम को ये बताएंगे कि आखिर वो नक्सलियों के लीडरों से क्यों मिले? अगर मौलाना के जरिए उठाए गए ये इल्जामात सही हैं,
तो मुल्क के नौजवानों को एक बार फिर अपनी चॉइस के बारे में सोचना होगा, क्योंकि राजघाट पर बैठकर फिक्र और तदब्बुर करने से सच्चाई नहीं बदलती। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आज मुल्क भर में बैसाखी और अम्बेडकर जयंती पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क के अवाम को बैसाखी और अम्बेडकर जयंती की मुबारकबाद दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।